So student, I will discuss the solution of this. But this question is saying a solid circular shaft of diameter d is subjected to combined bending M and torsion moment T. The material properties to be used for designing the shaft using the relation 16 upon pi d cube per m square plus t square is ultimate tensile strength, tensile yield strength, torsion yield strength और endurance strength. यहाँ पर ध्यान देना, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में डिजाइन करने के लिए हम लोग ये पैरामीटर निकाल रहे हैं। ये जो पैरामीटर है एक्चुअल में क्या चीज का रिलेशन है? ये जो पैरामीटर है ना, ये कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का रिलेशन है। और इसमें जो ये रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट टॉर्शन मोमेंट बोलते हैं। मतलब जब भी ये पैरामीटर को लेकर डिजाइन करें, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एम और टी आ रहा है उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं इक्विवेलेंट टॉर्क से, और उस इक्विवेलेंट टॉर्क को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट टॉर्शन मोमेंट, और इक्विवेलेंट टॉर्क को लेके हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर मैं कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन को रिप्लेस कर दे रहा हूँ इक्विवेलेंट टॉर्क से, मेरा एक्चुअल केस में क्या आ रहा है? कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। ठीक है, ये हो गया। और जब भी मैं इस पैरामीटर को लेके डिजाइन कर रहा हूँ, एक्चुअल केस क्या है? कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। सपोज इस पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है सर? एम, एंड टॉर्शन मोमेंट कितना आ रहा है सर? टी। अब इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ इक्विवेलेंट टॉर्क से फॉर डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइन करने के लिए फॉर डिजाइन तो हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं सर इक्विवेलेंट टॉर्क से, और इक्विवेलेंट टॉर्क से रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी इसमें हम लोग क्या मान के चले कि केवल टॉर्शन मोमेंट आ रहे हैं सर, एंड दैट टॉर्शन मोमेंट इज टी इक्विवेलेंट। और इस टी इक्विवेलेंट को जो निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और टी इक्विवेलेंट के कोरिस्पोंडिंग केवल टॉर्शन मोमेंट है तो शियर स्ट्रेस आएगा, और वो जो है ना एक्चुअल केस के पूरे शाफ्ट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देगा, और वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बराबर होता है 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब के, दैट इज 16 रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। अच्छा, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, और ये निकालते समय हम लोग ये क्या मान के चले कि इसमें केवल टॉर्शन मूवमेंट आ रहा है टी इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो डिजाइन का क्राइटेरिया होगा वो टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ होगा। क्या? तो कौन सा ऑप्शन पे मेंशन्ड है? टी। अगर टॉर्शनल शियर स्ट्रेंथ को SSY से डिनोट करो, ये एक्चुअल में टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ के बराबर या उससे क्या होना चाहिए? कम। डिजाइन करो तो इतना अपॉन FOS के बराबर या उससे कम। तो यहाँ जो डिजाइन का क्राइटेरिया है दैट इज टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर? करेक्ट आंसर फॉर दिस इज। तो स्टूडेंट, नाउ विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला इस क्वेश्चन में? फॉर द कंपोनेंट लोडेड विद अ फोर्स F एज शोन इन फिगर, ये डायग्राम गिवन है, द एक्सियल स्ट्रेस एट द कॉर्नर पॉइंट P, यहाँ पर ये पॉइंट ना, इस पॉइंट P पे हम लोग को क्या निकालना है? एक्सियल। एक्सियल मीन्स टोटल नॉर्मल स्ट्रेस जितना आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस P पे अगर मेरे को स्ट्रेस निकालना है तो ये P इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, यस सर। तो इस क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस हम लोग का किसके कारण आएगा? रेजिस्टेंस के कारण आएगा। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? इस सेक्शन से इसको तोड़ देता हूँ, और तोड़ने के बाद अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ कुछ कैसा बनेगा? हाँ सर। और डायरेक्टली यहाँ से तोड़ सकते हो क्योंकि ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ मेंबर है ना। तो मैं यहाँ से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैं क्या करूँ कि इस पर्टिकुलर पोर्शन को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जहाँ से तोड़े वहाँ के सेंट्रॉइड पे जो भी लगाना पड़े वो यहाँ का रेजिस्टेंस होगा। क्या? हाँ सर, वहाँ गया यहाँ का रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो तोड़ने के बाद इसको अगर मेरे को इक्विलिब्रियम बनाना है तो पहले फोर्स बैलेंस करो। अभी इस पॉइंट पे बिना कुछ लगाए नेट फोर्स F नीचे की तरफ आ रहा है। क्या? तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ रेड कलर से शो कर रहा हूँ, तो नेट फोर्स F ऊपर लगाना पड़ेगा। क्या? यस सर, इसके सेंट्रॉइड पे लगाना जो भी लगाओगे। ये मेरा फोर्स बैलेंस हो गया। यस सर। अगला आप मूवमेंट बैलेंस करो। तो अभी बिना कुछ लगाए ये देखो, इस सेक्शन के सेंट्रॉइड के अबाउट नेट मूवमेंट कितना आ रहा है। तो बिना कुछ लगाए इस सेंट्रॉइड सेक्शन के सेंट्रॉइड के यहाँ के क्यों दिख रहा हो? क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। तो इस सेक्शन के सेंट्रॉइड का नेट मूवमेंट कितना आएगा? इस फोर्स F के कारण आएगा। कितना? F। इसका इस सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L माइनस बी। तो मूवमेंट कितना आएगा? F इंटू L माइनस बी। और उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा सर? क्लॉकवाइज होगा। क्या? हाँ सर, क्लॉकवाइज होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक कपल लगाना पड़ेगा। उस कपल की वैल्यू क्या होगी सर? F इंटू L माइनस बी। बट जो आ रहा था नेट कपल क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। क्या? हाँ सर। तो ये मूवमेंट भी बैलेंस हो गया। क्लियर पॉइंट? तो अब मेरा ये जिस सेक्शन का मेरे को रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा था, इस सेक्शन का निकालना चाह रहा था, इसके जस्ट बॉटम से इसको तोड़ा हूँ ना। ठीक है, जस्ट बॉटम से। और जस्ट बॉटम से तोड़ा तो चूंकि P का मेरे को स्ट्रेस निकालना है तो P जिस सेक्शन पे आ रहा है उस सेक्शन से तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए इस सेक्शन के सेंट्रॉइड पे जो भी लगाना पड़ता है वो मैं लगा दिया। तो ये जो F है और ये जो F इंटू L माइनस बी जो रेड कलर से दिख रहा है, ये इस सेक्शन का क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसके कारण स्ट्रेसेस आएगा इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में।
और इस क्रॉस सेक्शन में इसके कारण पॉइंट पी पे कितना स्ट्रेस आएगा वो मेरे को पता करना है। तो वो कैसे पता करोगे, तो यहाँ ध्यान देना, तुम लोग का दो इफेक्ट आ रहा है, एक डायरेक्ट फोर्स एफ आ रहा है और एक मोमेंट आ रहा है एफ इंटू एल माइनस बी। पहले एक एक करके, तो मेरा डायरेक्ट फोर्स एफ है क्या, इस सेक्शन के परपेंडिकुलर है क्या, तो ये कौन सा फोर्स का काम करेगा, एक्सियल फोर्स का काम करेगा, और इसके कारण डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, वो हर एक क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, तो पी पे भी उतना ही आएगा। और उसका नेचर क्या होगा सर, ये इस सेक्शन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड है, और आउटवर्ड है तो टेंसाइल आएगा कि कंप्रेसिव, सर टेंसाइल। तो डायरेक्ट फोर्स एफ के इस क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे मैं बोलूँ क्या डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, यस सर, और वो उसकी वैल्यू और डायरेक्ट टेंसाइल आएगा। और एक्सेल फोर्स के क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो इसका कैसे निकालेंगे, एफ डिवाइड बाई इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, और वो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, तो सेम पॉइंट एफ। पहले मैं इफेक्ट देख लेता हूँ किसका सर, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स एफ, क्या होगा सर, क्या आएगा, इसके कारण क्या आएगा, पॉइंट पी पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्या, ठीक है, या है ना, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, क्लियर पॉइंट। उसको लिख भी देता हूँ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एट पॉइंट, मैं उसको नोट कर देता हूँ सर, सिग्मा टी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस जो आ रहा है पॉइंट पी, क्लियर पॉइंट। और वो कितना आएगा सर, एक्सेल फोर्स एफ डिवाइड बाई इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका विथ और हाइट दोनों 2b है क्या, बी इंटू 2 करोगे तो इसका एरिया कितना होगा सर, 4 पॉइंट पी पे ये एफ के कारण डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, एफ अपॉन, क्लियर पॉइंट। सेकेंड, इसमें जो इफेक्ट आ रहा है मूवमेंट, अच्छा ये जो मूवमेंट है इस क्रॉस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट का काम करेगा कि टॉर्सन मोमेंट का काम करेगा, पहले ये देखो, उसके लिए ये देखूंगा ये मूवमेंट क्रॉस सेक्शन के अलोंग एक्सिस के बाद आ रहा है कि परपेंडिकुलर एक्सिस का, अगर ये अलोंग एक्सिस का आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का काम करेगा और उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस का आ रहा है तो टॉर्सन मोमेंट का काम करेगा, उसके कारण टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा। ये तो बहुत आसान है। ये जो मूवमेंट है एफ इंटू एल माइनस बी, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ये है ना, इसके अलोंग एक्सिस का आ रहा है, कैसे, यहाँ पर अगर मैं एक बार एक नेमिंग करूं, सपोज इस अलोंग एक्सिस को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, क्लियर पॉइंट, ये हो गया एक एक्सिस हो, अच्छा एक एक्सिस ये होगा क्या, ये जो एक्सिस है ये बोर्ड का परपेंडिकुलर एक्सिस है, समझना ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस है, लेकिन एक क्रॉस सेक्शन का तो अलोंग एक्सिस है क्या, अगर उसको यहाँ पर तो मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से सामने से देखने पे एक पॉइंट दिखेगा, बट इसी क्रॉस सेक्शन को दिखाने के लिए इसका टॉप व्यू यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर ये मेरा सेंट्रोइडल वाई एक्सिस है, इमेजिन करना दिस इज माय सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, अगर मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर ये रोटेट होके सेंट्रोइडल वाई एक्सिस ऐसा दिखेगा क्या, यस सर, तो दिस इज ए सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, ध्यान देना, क्लियर पॉइंट। और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस भी इसका एक अलोंग एक्सिस है, तो ध्यान देना ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है ये इस एक्सिस के आउट आ रहा है क्या, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के आउट, और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस क्रॉस सेक्शन का अलोंग एक्सिस है क्या, यस सर, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन के लिए कौन से मूवमेंट का काम करेगा, बेंडिंग मूवमेंट का, और बेंडिंग मूवमेंट का काम करेगा तो उसके कारण क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे कौन सा स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस, तो पॉइंट पी पे भी कौन सा स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो हम लोग सेकंड अब क्या निकाल लेते हैं, और बेंडिंग स्ट्रेस अल्टीमेटली नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, तो फैक्ट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एफ इंटू एल माइनस बी, फिर पॉइंट, यस सर। अब इसके कारण क्या आएगा, पॉइंट पी पे बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट पी, बट उसका नेचर क्या होगा, ध्यान से देना, ये नेचर तुम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये जो बेंडिंग मोमेंट है इसको कैसा, इस पर्टिकुलर वर्टिकल बीम को, क्योंकि पॉइंट बीस में आ रहा है, किस तरीके से बेंड करने की कोशिश करा है, ये इसको इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगा क्या, इमेजिन करना, यस सर, क्योंकि ये इसके ऊपर है, सिंपल ऐसे समझना, कोई भी एक ऐसा बार है और ऊपर में बेंडिंग मोमेंट ऐसा आ रहा है, अच्छा ऊपर ऐसा आ रहा है तो नीचे ऐसा आएगा, बट ऊपर का इफेक्ट देखो अभी, ठीक है, और ऊपर का इफेक्ट देखोगे तो ये इसको ऐसा बेंड करने की कोशिश करेगा क्या, हाँ सर, और ऐसा बेंड करने की कोशिश करेगा, तो अगर मैं इसको न्यूट्रल सरफेस बोलूँ तो इसके इधर का लेयर इलोंगेट होगा और इसके इधर का लेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, यस सर, और इसके इधर का लेयर इलोंगेट होगा, इधर का लेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इस साइड टेंसाइल स्ट्रेस आएगा बेंडिंग का और इस साइड कंप्रेसिव आएगा, ठीक है। तो ये जो मोमेंट है इसके इधर के लेयर को इलोंगेट करेगा मतलब इधर टेंसाइल आएगा, इसके इधर के लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब कंप्रेसिव आएगा। अभी पॉइंट पी इसके इधर आ रहा है क्या, यानी पॉइंट पी पे जो स्ट्रेस है वो कौन सा स्ट्रेस आएगा,
टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्या बेंडिंग मोमेंट के कारण? यस सर। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण जो पॉइंट पी पे स्ट्रेस आ रहा है उसका नेचर क्या है सर? टेंसाइल है, ये इंपॉर्टेंट। तो बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट पी ऑफ टेंसाइल नेचर, ऑफ टेंसाइल। क्लियर? और इसको एक बार के लिए मैं डिनोट कर देता हूँ सिग्मा बी पी, का नेचर इसका भी टेंसाइल है। ठीक है, बी फॉर बेंडिंग, तो सिग्मा बी पी आएगा सर। बेंडिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? एम अपॉन आई इंटू वाई। एम क्या होता है? एम अपॉन आई इंटू वाई, एम अपॉन आई इंटू वाई। यहाँ वाई, वाई किसका निकालेंगे? पॉइंट पी का। एम क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट विच इज एफ इंटू एल माइनस बी, ध्यान देना। आई क्या होता है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, यहाँ आप करिए क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे। यहाँ न्यूट्रल एक्सिस हड़बड़ा के मत करना। न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा सर? यहाँ सेंट्रोडल, ये सेंट्रोडल वाई एक्सिस था ना, सेंट्रोडल वाई एक्सिस। क्लियर पॉइंट? यहाँ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? सेंट्रोडल एक्स एक्सिस के सेंट्रोडल वाई एक्सिस। सर हियर न्यूट्रल एक्सिस इज सेंट्रोडल वाई एक्सिस, क्योंकि ये बेंडिंग सेंट्रोडल वाई एक्सिस के अबाउट आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर पॉइंट? दिस इज माई एक्स, दिस एक्सिस इज न्यूट्रल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट। क्लियर पॉइंट? ठीक है, और आई क्या होता है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ न्यूट्रल एक्सिस ये, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है क्या? तो इसका जो सेंट्रोडल वाई एक्सिस है वही न्यूट्रल एक्सिस है। इसका जो आई अबाउट सेंट्रोडल वाई एक्सिस आएगा वही न्यूट्रल एक्सिस का डाई होगा। और वो रेक्टेंगल के लिए कैसे निकालते हैं? पी एच क्यूब बाई 12, जहाँ बी क्या होता है? जिस सेंट्रोडल एक्सिस का निकाल है उसके पैरेलल वाला डायमेंशन। राइट नाउ इट इज 2b, ये क्या होगा सर? 2b इंटू एच क्यूब। इसका परपेंडिकुलर डायरेक्ट डायमेंशन भी 2b है क्या? इंटू 2b का क्यूब डिवाइड बाई 12 इंटू वाई पी। वाई पी क्या है? जिस पॉइंट का बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे, पॉइंट पी का जो अभी इस साइड के कॉर्नर पे आ रहा है, उसका न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी सर न्यूट्रल एक्सिस कैसा है? वर्टिकल है क्या? तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको आगे बढ़ा दो तो मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है क्या? यस सर। और पॉइंट पी का न्यूट्रल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखोगे तो ये पूरा 2b है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा सर? b होगा क्या? तो पॉइंट पी का न्यूट्रल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट पी का न्यूट्रल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर, इनटू क्या करोगे सर? यहाँ पर आ जाएगा क्या? यहाँ से पॉइंट पी का बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा, उसका नेचर मेरे को पता है कि सर नेचर क्या होगा सर? टेंसाइल होगा। क्लियर पॉइंट? कितना आएगा सर? ये एफ इंटू एल माइनस बी तो आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना। एफ इंटू एल माइनस बी आएगा। अब इधर ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 2 जा 16, तो नीचे 16 आएगा और ये 12 ऊपर चला जाएगा क्या? अल्टीमेटली ये 12 बाई 16 आएगा। कैलकुलेशन ध्यान देना, ऊपर में 12 आ रहा है और ये 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, नीचे 16, ऊपर 12 नीचे 16। ध्यान देना, ऊपर 12 नीचे 16, तो कैसे लिख सकते हो? 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, ये 3/4 होगा क्या? यस सर। तो पहले कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। इट विल बी 3 डिवाइड बाई 4। इसके अलावा क्या बच रहा है सर? ये बी क्यूब और ये बी, तो ये बी टू दी पावर 4 होगा नीचे, और ऊपर में बी, तो बी अपॉन बी टू दी पावर 4, यानी अल्टीमेटली ये बी क्यूब। तो मेरा जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है पॉइंट पी पे, वो एफ अपॉन 4b स्क्वायर, और वो भी क्रॉस सेक्शन पे आएगा। तो बेंडिंग के कारण स्ट्रेस आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस वो 3f इन ब्रैकेट एल माइनस बी अपॉन 4 क्यूब, और उसका भी नेचर टेंसाइल है और वो भी क्रॉस सेक्शन पे आएगा क्या? तो अगर हम लोग टोटल स्ट्रेस निकाले पॉइंट पी पे, क्योंकि दोनों नॉर्मल है, कैसा निकलेगा सर? पहले इसको ड्रॉ करके दिखा। ये मेरा पॉइंट पी, इसको जूम कर दिया। क्लियर पॉइंट? क्या आ गया? पॉइंट पी पे क्या आ रहा है सर? एक तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा टी पी, उसका भी नेचर टेंसाइल। साथ में बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है पॉइंट पी पे, उसको सिग्मा बी पी बोला, और उसका भी नेचर टेंसाइल। टोटल स्ट्रेस होगा पॉइंट पी पे, क्या कर दोगे सर? ऐड कर दोगे। टोटल स्ट्रेस अगर मेरा पॉइंट पी पे, आप पी से डिनोट फिर तो पता ही है, दोनों दोनों टेंसाइल है तो ऐड तो होना ही। सिग्मा पी के लिए क्या करेंगे सर? दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट प्लस सिग्मा टी पी इज एफ अपॉन 4 स्क्वायर, एफ अपॉन स्क्वायर, प्लस सिग्मा बी पी इज एफ इन ब्रैकेट एल माइनस अपॉन 4। फिर यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, स्ट्रेस एट पॉइंट एफ अपॉन 4b क्यूब कॉमन ले लूँ, इसके अलावा क्या क्या बचेगा? एफ अपॉन 4b क्यूब कॉमन लिया हूँ, ध्यान देना ना। तो नीचे यहाँ 4b स्क्वायर आ रहा है, तो 4b क्यूब कॉमन लिया, एक भी नीचे से एक्स्ट्रा कॉमन लिया, तो ऊपर b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? ये b बचेगा, प्लस उसके अलावा क्या बचेगा सर? एफ अपॉन 4b क्यूब, यहाँ तो डायरेक्ट कॉमन आ गया, तो 3 इन ब्रैकेट एल माइनस बी बचेगा,
तो मैं 3L माइनस 3B लिख सकता हूँ क्या? L माइनस, एक्सप्रेशन में ध्यान देना ना, F इंटू L माइनस 4 टू 8 टू 12 बाई 4 F इन ब्रैकेट L। अच्छा मैं क्या किया, F अपॉन 4 कॉमन लिया, F अपॉन F। ऑप्शन कैसा सेट है? F अपॉन बाहर लूंगा, यहाँ B बचेगा, ठीक है सर। F अपॉन 4B क्यूब, यहाँ प्लस 3L माइनस 3B बचेगा, यस सर कैलकुलेशन। ये कितना आएगा सर? तो मैं 3L माइनस 2B लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट B कितना रहा है सर? F इन ब्रैकेट L माइनस 2 डिवाइड बाई 4। कैलकुलेशन एक बार चेक कर, कितना रहा है सर? F इन ब्रैकेट 3L माइनस 2B अपॉन 4B, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? F इन ब्रैकेट 3L माइनस 4B डिवाइड बाई 4B क्यूब, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? क्लियर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज टोटल नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज F इन ब्रैकेट 3L माइनस 2B अपॉन 4B क्यूब। का नेचर क्या होगा सर? टेंसाइल की कंप्रेसिव, तो चूंकि दोनों टेंसाइल था, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस था जो फोर्स F के कारण आ रहा था, बेंडिंग के कारण भी टेंसाइल आ रहा था, तो इसका ओवरऑल नेचर भी क्या होगा? टेंसाइल। फिर अभी मैग्नीट्यूड पूछा तो कितना आ गया? F इन ब्रैकेट 3L माइनस डिवाइड बाई 4B। ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज मल्टीपल चॉइस। क्या बोला इस क्वेश्चन? A solid circular shaft of diameter 100 mm is subjected to axial stress of 50 मेगा। एक्सेल स्ट्रेस आ रहा है 50 मेगापास्कल का, नेचर नहीं बोला है तो उसको टेंसाइल मान के चले, ठीक है। और एक्सेल स्ट्रेस बोला है तो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आ रहा होगा, ठीक है। इज फर्दर सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर, देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सपीरियंस ऑन द शाफ्ट इज क्लॉज, मतलब मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो शाफ्ट में एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक शाफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन पे? शाफ्ट अच्छे शाफ्ट में एक तो डायरेक्ट एक्सेल स्ट्रेस आ रहा है, मान लो टेंसाइल नेचर का, तो सीधा ये स्ट्रेस दिया तो स्ट्रेस के टर्म में ही ड्रॉ करते हैं, और ये क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आएगा। और वो सर कितना दिया है सर? 50 मेगा पास, क्लियर पॉइंट। साथ में एक टॉर्शन मूवमेंट आ रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर, तो टॉर्शन मूवमेंट को ड्रॉ कर देते हैं। ये तो बर्कले में कैपिटल टी सी डिनोट कर दिया है सर 10 किलो न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन एम में कन्वर्ट करोगे 10 इंटू 10⁶, क्लियर पॉइंट हो गया। इस शाफ्ट का डायमीटर दिया है सर, डायमीटर इज 100 mm। डायमीटर को अगर मैं स्मॉल डी से डिनोट, डायमीटर कितना दिया है सर? 100 mm ही लिख देते हैं। सारा डायग्राम में ही गिवन डेटा हो गया तो अलग से लिखने के। अब मेरे को मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल, क्लियर पॉइंट। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी होगा क्या? क्या सर? तो उसको मेरे को क्या निकालना है? मैक्सिमम प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकालो, तीनों में जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट का, क्रिटिकल पॉइंट मतलब पहले तो हम लोग ये देखेंगे इन दोनों इफेक्ट क्या स्ट्रेसेस कहाँ पर ज्यादा आएगा का यूज करके फिर क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस निकालेंगे। वो निकालेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, और प्रिंसिपल स्ट्रेस में जो सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी मैक्सिमम प्रिंसिपल, क्लियर पॉइंट। यहाँ ध्यान देना क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस नहीं पूछ रहा है। क्रॉस सेक्शन का अगर मैक्सिमम नॉर्मल पूछता तो टॉर्सन के कारण तो क्रॉस सेक्शन में शियर आएगा, तो क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल तो केवल इस इफेक्ट क्या रहेगा जो हर एक पॉइंट पे सेम है, तो मैक्सिमम 50 हो जाता है। यहाँ ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, क्रॉस सेक्शन वर्ड इन यूज है, 60 में ओवरऑल मैक्सिमम निकालना है। तो 60 में निकालना है तो सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर टॉर्सन और इसके दोनों के कारण स्ट्रेसेस ज्यादा आएगा वो पॉइंट पता करो, और उस पॉइंट पे पहले क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस निकालो। क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस निकालने का प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में जो सबसे ज्यादा होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा पूरे। उसके लिए सबसे पहले टॉर्सन और इसके कारण स्ट्रेस कहाँ ज्यादा आएगा पहले ये देखो क्रॉस सेक्शन। ये तो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो वही इफेक्ट आएगा। अच्छा सबसे पहले ना
अच्छा, टॉर्सन मूवमेंट अगर मैं बात करूं तो अभी टॉर्सन मूवमेंट अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इस पॉइंट को बी बोलूं, तो इस ए बी पोर्शन के हर एक सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट अभी टी ही होगा क्या? तो टॉर्सन के इफेक्ट अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, हर एक क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन का इफेक्ट सेम आएगा क्या? हाँ, उस क्रॉस सेक्शन में वेरियस पॉइंट पे टॉर्सन का शियर स्ट्रेस अलग आएगा, क्योंकि टॉर्सन एंड शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर चेंज हो रहा है तो शियर स्ट्रेस चेंज होगा। लेकिन हर एक मतलब इस क्रॉस सेक्शन में जो इफेक्ट आएगा वही इस क्रॉस सेक्शन में आएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट सेम है और डायमीटर भी सेम, ठीक है, और हर एक क्रॉस सेक्शन पे एक्सेल स्ट्रेस तो सेम आ ही रहा है। तो अभी तुम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शन को लेके ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मान लो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी कौन सा पॉइंट को लेके स्ट्रेसेस निकाल, वो पॉइंट को निकालोगे जहां एक्सेल स्ट्रेस और टॉर्सन ग्रैंड स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। तो एक्सेल स्ट्रेस तो इस क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे सेम है और टेंसाइल नेचर का 50, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हो। टॉर्सन के कारण स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा कहां पर आएगा सर? टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर, उस पॉइंट पे आएगा क्या जिसका सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, और सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस सारे आउटर लेयर का सबसे ज्यादा होगा क्या? सारे आउटर लेयर का कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो सपोज मैं एक बार के लिए ये टॉप पॉइंट ले, और टॉप पॉइंट को हम लोग क्या बोल दिए? पी। तो हम लोग पॉइंट पी का स्ट्रेसेस निकाल के प्रिंसिपल, अब पॉइंट पी पे डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस तो आ ही रहा है, उसका वैल्यू 50 मेगा पास्कल। अब टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस आएगा, पहले उसके वैल्यू, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस तो आ ही रहा है ना, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस को इसको एक बार के लिए मैं क्या बोल देता हूँ, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस तो आ ही रहा है ना, तो पॉइंट पी पे जो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है उसको सिग्मा ए पी बोल दे रहा हूँ, और वो तो इतना ही आएगा 50 मेगा पास्कल। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं सर? पॉइंट पी का टॉर्सन के कारण जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस है, तो अगर मैं टाउ टी पी बोलूँ, पॉइंट पी पे टॉर्सन के कारण जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा वो कैसे निकालोगे? या तो टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर कर दो, या ये तो पता ही है कि पॉइंट पी पे टॉर्सन एंड शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, और किसी भी ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं होगा वो, क्योंकि साथ में नॉर्मल भी आ रहा है। पॉइंट पी पे क्रॉस सेक्शन पे टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, यानी वो मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस हो गया। ओवरऑल मैक्सिमम शियर अगर पूछा होता तो वो अलग तरीके से निकालते, क्योंकि वो किसी इंक्लाइन प्लेन में भी आता, ठीक है। बट हाँ, ये तो पक्का है ना कि पॉइंट पी पे के क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन एंड शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा आएगा, उसका सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन एंड मैक्सिमम शियर निकालने का फॉर्मूला 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब होता है क्या? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, या सिंपली टी अपॉन जे इंटू स्मॉल में जो आसान लगे। तो अगर मैं टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर भी करूँ, टी अपॉन जे इंटू स्मॉल आर यानी पॉइंट पी का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस कितना है? 10 इंटू 10⁻6, सर्कुलर है तो जे हो जाएगा पाई बाई 32 T⁴ और डायमीटर कितना है सर? डायमीटर कितना है? 100 mm, तो 100⁴ इंटू पॉइंट पी का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, पॉइंट पी का सेंट्रोइड से अगर रेडियल डिस्टेंस देखोगे तो रेडियस के बराबर होगा क्या? या सर इसको साइड में ड्रॉ करना चाहो तो कर दो, और इसका रेडियस कितना है? डायमीटर 100, तो रेडियस 100 का हाफ दैट इज 50 mm। क्या जाएगा? पॉइंट पी पे जो टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस आएगा, और ये कितना आ रहा है ना? इट इज कमिंग 50.93। अब पॉइंट पी के क्रॉस सेक्शन में जो एक्सेल स्ट्रेस आ रहा है और टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है उसको ड्रॉ कर देंगे, वो ड्रॉ करने के बाद प्रिंसिपल। अब यहाँ पर एग्जैक्ट एरो भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना? पहले मैं एग्जैक्ट ड्रॉ करके दिखाई दे रहा हूँ, एग्जैक्ट के लिए 3D व्यू बनाना, लेकिन इसमें फिर मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक तुम लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि बार बार कितना एग्जैक्ट ड्रॉ, ठीक है। तो अगर मैं पहले तो 3D व्यू बनाऊं, ये पॉइंट पी को अलग में तोड़ के बना दिया और उसको जूम करके डायग्राम बना दिया, क्लियर पॉइंट। अब ध्यान देना यहाँ पर, सबसे पहले तो पॉइंट पी के क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस आएगा इन दोनों के कारण, तो क्रॉस सेक्शन पे ड्रॉ करोगे, और अभी मैं राइट साइड के क्रॉस सेक्शन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके फिर राइट साइड के पोर्शन को लेकर ड्रॉ करना। तो अगर राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करोगे तो पॉइंट पी का राइट साइड का क्रॉस सेक्शन ये है क्या? हाँ सर। और पॉइंट पी के राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में एक तो एक्सल टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा हो तो डायरेक्ट दिख जाएगा, दिस इज एक्सल टेंसाइल स्ट्रेस जिसको मैं सिग्मा ए पी बोल रहा हूँ। साथ में पॉइंट पी के राइट साइड के क्रॉस सेक्शन पे क्या आएगा? टॉर्सन एंड शियर स्ट्रेस आएगा। टॉर्सन शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो? अगर राइट साइड के क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हो, इधर देखो टॉर्सन मोमेंट वाला इफेक्ट कैसा रहा, अभी टॉर्सन मोमेंट वाला इफेक्ट ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा है। अब राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, राइट हैंड मतलब टॉर्क के डायरेक्शन में हथेली के इस पोर्शन को अलाइन करो, ये देखो हथेली का ये पोर्शन पॉइंट पी को किधर ले जाने की कोशिश कर रहा है? पॉइंट पी को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है क्या? इमेजिन करना। तो पॉइंट पी पे जो टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, टाउ टी। पर ये राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करना, कहीं भी मत ड्रॉ। अच्छा, शियर कभी भी अकेले नहीं आएगा, अगर किसी प्लेन पे शियर आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा क्या? इसका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर ये लेमिना को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर इस प्लेन पे आएगा जो ऐसे घुमाने, इज द
अब ध्यान से देखोगे ना तो ये जो स्ट्रेस कंडीशन है ना, ये 2D स्ट्रेस कंडीशन है अगर टॉप से देखोगे, क्योंकि अगर मैं इसको या तो टॉप से देखो या बॉटम से, टॉप से देखोगे तो ये सारे स्ट्रेस को मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ क्या? यस सर। और टॉप से देखने पे ये सारे स्ट्रेस को विजुलाइज कर पा रहा हूँ, यानी पॉइंट पी पे जो एक्चुअल में स्ट्रेस कंडीशन है दैट इज 2D स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, तो अब 2D स्ट्रेस कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मैं इसका केवल वो वाला व्यू बना देता हूँ जिसमें ये 2D स्ट्रेस कंडीशन विजुलाइज हो, और ये वाला व्यू के लिए इसका हम लोग कौन सा व्यू बना देंगे सर? टॉप व्यू। तो अब इसको तुम लोग डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कैसे, तो तुम लोग को एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन आया तो अब डायरेक्ट ये बनाना है, पर मैं ये समझा दिया कि इससे ये कैसे आया है। तो अगर इसका हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो टॉप व्यू ड्रॉ करोगे तो ये राइट साइड का क्रॉस सेक्शन या लेफ्ट साइड का क्रॉस सेक्शन, अब तो दोनों तरफ दिखा सकते हो। तो कैसा बनेगा सर टॉप व्यू? एक तो ध्यान देना, बेंडिंग जो एक्सेल स्ट्रेस आ रहा है वो तो टेंसाइल नेचर का आ रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस तो ऐसे ही बनाओगे ना, इसका परपेंडिकुलर में आउटवर्ड, ये सिग्मा एपी, क्लियर पॉइंट ये होगी। और इधर फिर ऐसा दिखाओगे, चाहो तो एक ही तरफ का दिखा दो। हाँ सर। अगला शियर स्ट्रेस, अगर टॉप से देखोगे तो ये जो शियर स्ट्रेस है, इमेजिन करना अभी ऐसा है, इसका टॉप व्यू बनाओगे तो ऐसे रोटेट कर दोगे तो यहाँ ऊपर बनेगा। अच्छा, अगर यहाँ ऊपर बनेगा तो यहाँ नीचे बनेगा। अच्छा, ये शियर अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर परपेंडिकुलर प्लेन पे आएगा जो क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्या? दिस इज टाउ टी। क्लियर पॉइंट। अब तुम लोग को क्या करना है, एग्जाम में ये डायरेक्ट बनाना है, बस ये ध्यान रखो कि जब भी कंबाइंड एक्सेल और टॉर्सन का इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी पॉइंट पे अगर स्ट्रेस कंडीशन ड्रॉ करे तो वो 2D स्ट्रेस कंडीशन हो, और मैं डायरेक्टली वो वाला व्यू बना रहा हूं जिसमें 2D स्ट्रेस कंडीशन विजुलाइज हो। अब वो व्यू का नाम लिखने की जरूरत नहीं, वो टॉप व्यू हो बॉटम व्यू हो, मैं डायरेक्टली वो व्यू बना रहा हूं जिसमें 2D स्ट्रेस कंडीशन विजुलाइज हो, मतलब मैं इसके बिना ये डायरेक्ट बनाऊंगा। बस ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ 2D स्ट्रेस कंडीशन आएगा। अब उसको ड्रॉ कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक्सेल फोर्स का एक्सेल स्ट्रेस आ रहा है, बस ये राइट साइड का क्रॉस है, लेफ्ट साइड का क्रॉस है, और एक्सेल टेंसाइल है तो इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अगला शियर, शियर अलोंग आएगा, राइट साइड के क्रॉस बना रहे हैं। अब अलोंग आएगा, अब अलोंग में ऐसा एरो बनाना क्योंकि 2D स्ट्रेस 2D वो वाला व्यू बना रहे हो जिसमें 2D स्ट्रेस कंडीशन विजुलाइज हो, तो अलोंग में ऐसा एरो बनाना जो सामने से विजुलाइज कर पाए, तो उसके लिए वर्टिकल लेना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग को ये डाउट आ सकता है क्या वर्टिकल में एरो ऊपर ले इस साइड अगर बना रहा हूं कि नीचे ले? वो तुम लोग का माने, ऊपर माने तो ऊपर ले लो, नीचे माने तो नीचे ले लो, फाइनल आंसर में शियर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर अभी ऊपर लिए क्योंकि मैं प्रॉपर ये बना चुका था, ये टॉप व्यू था। अब खुद सोचना अगर इसी का बॉटम व्यू बनाते ये नीचे दिखता क्या? इसलिए बोल रहा हूं कि वो तुम लोग के ऊपर है, बस अलोंग ऐसा एरो लेना जो सामने से विजुलाइज हो, ऊपर लो या नीचे लो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर ऊपर लियो तो ये अपने आप नीचे हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये अपने आप क्लॉकवाइज, इधर नीचे लिए होते तो ये ऊपर हो जाता, तब ये क्लॉकवाइज घुमाता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी क्लॉक, फाइनल आंसर में कोई फर्क। क्लियर पॉइंट। और जैसे ये ड्रॉ कर दिए तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हो, सिग्मा 1,2 जो सबसे ज्यादा आएगा दैट विल बी ओरल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि सिग्मा 3 तो जीरो होगा बिकॉज इट इज। और प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते समय इसको एक बार के लिए सिग्मा एक्स जैसा ट्रीट कर लेता हूँ, तो एक बार के लिए टाउ एक्स वाई जैसा ट्रीट कर, और सिग्मा वाई वाई की वैल्यू जीरो है क्या? फिर तो अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1,2 निकाल, क्या होगा इसका फॉर्मूला? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, सिग्मा एक्स इज सिग्मा ए पी प्लस सिग्मा वाई वाई इज 0 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, तो अभी केवल सिग्मा 1 निकालो क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो सिग्मा 1 ज़्यादा आएगा, ऐसे प्लस माइनस फिर भी निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2, सिग्मा एक्स इज सिग्मा ए पी माइनस सिग्मा वाई वाई इज 0 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर, और टाउ एक्स वाई क्या है? टाउ टी। फिर किसी को भी कंफ्यूजन? एंड सिग्मा 3 थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो का, उसको लिखना चाहो तो लिख दो बट उसका जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में जो सबसे ज़्यादा है सिग्मा 3 तो आएगा, क्या आ जाएगा? सिग्मा 1,2 इक्वल टू सिग्मा ए पी कितना है? 50 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इज 50.9, प्लस लोगे तो सिग्मा 1 माइनस लोगे तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना सिग्मा 1 कितना, अब ये कैलकुलेशन कर लेना, ये कैलकुलेशन करोगे तो आ रहा है ये ओवर 5 स्क्वायर प्लस 50 इज कमिंग 25 प्लस माइनस 6.73, कैलकुलेशन चेक कर, प्लस लोगे तो सिग्मा 1 कितना आ रहा है? 25 प्लस 50, इट इज कमिंग 81.735 मेगा पास्कल, यस सर।
और सिग्मा 1 ही ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहा है, सिग्मा 2 में तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। फिर भी अगर एक बार लिखना चाहो तो 25 माइनस 56.73 इज कमिंग, सिग्मा 2 इज कमिंग माइनस 31.735 एंड सिग्मा 3 इज 0। मैं सिग्मा 2 क्यों निकलवा दिया, अभी क्वेश्चन में ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा था, तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज ये ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैक्सिमम टेंसाइल पूछा था तो भी ये ज़्यादा हो, फिर किसको भी कंफ्यूजन। बता रहा है 81.735 मच सिग्मा मैक्स इज 1.735 मैग्नीट्यूड वाइज ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा 81 पॉइंट के आसपास, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया हुआ है ना, तो इसके आसपास जो आंसर है वो 82 है। क्या करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज